बात है जून 2024 की। जगह है केरला का छोटा सा शहर मन्नार। वहाँ पुलिस स्टेशन में शाम को एक गुमनाम खत पहुँचता है। गुमनाम खत मतलब बिना नाम पते का? हाँ बिल्कुल, बिना नाम बिना पता, और कहते हैं उसमें से एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। गंध? अच्छा हाँ। और पुलिस वालों ने जैसे ही उसे खोला ना, मतलब पढ़ा, तो उनके हाथ कांपने लगे, सांसें जैसे रुक सी गईं, थाने में एकदम खामोशी छा गई। बाप रे, ऐसा क्या लिखा था उसमें कि इतनी दहशत फैल गई? वही तो, आज हम उसी खत से खुले एक राज की गहराई में जा रहे हैं। एक राज जो पूरे 15 साल दबा रहा। सही कहा। ये कहानी सिर्फ एक क्या कहते हैं, क्राइम की नहीं है। इसमें मोहब्बत भी है, धोखा भी है, और एक ऐसी वहशीपन है जो सोच से भी परे है। बिल्कुल, एक कत्ल जिसे सालों तक छुपाकर रखा गया, समाज की नजरों से तो दूर, जमीन के नीचे एक सेप्टिक टैंक में। उफ, और फिर अचानक ये गुमनाम खत आता है और सब कुछ पलट देता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2007, मन्नार। एक लड़की थी कला, और उसकी जिंदगी में एंट्री होती है अनिल की। दोनों अलग अलग जातियों से थे, और उस जमाने में, बल्कि शायद आज भी कई जगह, ये बहुत बड़ी बात होती है। परिवार वाले खिलाफ थे। हाँ, ये तो होता ही है। मतलब अंतरजातीय विवाह, परिवारों का विरोध, समाज का प्रेशर, ये सब रिश्ते पर भारी पड़ता है। लेकिन कला और अनिल ने हिम्मत दिखाई, भाग कर नहीं बल्कि परिवारों के खिलाफ जाकर शादी की। अच्छा, शादी कर ली उन्होंने? हाँ, किराए का घर लिया, एक बेटा भी हुआ, सब ठीक ही लग रहा था। अनिल कंस्ट्रक्शन वर्कर था, तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। अच्छा, तो मतलब घर पर कम रह पाता होगा। हाँ, और शायद इसी अकेलेपन में, या जो भी वजह रही हो, कला की नजदीकियां उसके बचपन के एक दोस्त से बढ़ने लगी। सरोज नाम था उसका। ओहो, यहीं से कहानी में मोड़ आता है। दूरी, कम्युनिकेशन गैप, ये अक्सर रिश्तों में शक की गुंजाइश पैदा कर देते हैं। बिल्कुल, अनिल के मन में शक घर करने लगा। और फिर झगड़े शुरू हुए होंगे। हाँ, जाहिर है, घर में झगड़े शुरू हो गए। अनिल को पक्का यकीन हो गया कि कला उसे धोखा दे रही है। जो रिश्ता इतनी बगावत से शुरू हुआ था, वो कड़वाहट में बदलने लगा। प्यार जब नफरत में बदलता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। और फिर आया साल 2009। एक दिन अनिल काम से लौटा तो कला घर पर नहीं थी। गायब? हाँ, और कहानी ये फैली कि वो अपने उसी दोस्त सरोज के साथ भाग गई है। और सबने मान लिया? मतलब इतनी आसानी से? हाँ, यही तो अजीब बात है। पूरे मोहल्ले ने मान लिया। लोगों को अनिल से हमदर्दी हो गई कि बेचारा पति पत्नी भाग गई। और कला के परिवार वाले? उन्होंने तो जैसे पल्ला ही झाड़ लिया, सारे रिश्ते तोड़ लिए, जैसे उनके लिए वो मरी गई हो। ये दिखाता है समाज का चेहरा, कैसे एक महिला को उसकी एक कथित गलती के लिए एकदम से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि किसी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। क्या? रिपोर्ट भी नहीं? क्यों? पता नहीं, शायद सबने मान लिया था कि वो अपनी मर्जी से गई है, खुश है, या शायद जैसा आपने कहा, परिवार और समाज उस दाग से पीछा छुड़ाना चाहते थे। दोनों ही बातें हो सकती हैं। भाग जाने की कहानी इतनी मजबूती से गढ़ दी गई कि किसी को शक ही नहीं हुआ, और शायद परिवार ने भी सोचा कि अब क्या ढूंढना। नतीजा ये हुआ कि कला सबकी जिंदगी से, सबकी यादों से जैसे गायब ही हो गई, जबकि सच तो कुछ और ही था। फिर वक्त बीतता गया, 1-2 साल नहीं, पूरे 15 साल गुजर गए। 15 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ, अनिल ने दूसरी शादी कर ली, जिंदगी में आगे बढ़ गया। वो कहानी, वो कला, सब पर जैसे धूल जम गई। लगा कि ये राज अब हमेशा के लिए दफन हो गया है। बिल्कुल, अपराध की दुनिया में कहते हैं ना, अगर केस शुरू में ना सुलझे तो वक्त के साथ सबूत मिटते जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं, या मिलते नहीं। सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर आता है जून 2024। अनिल उस वक्त करीब 9 महीने से इजराइल में था, काम के सिलसिले में। इजराइल में? अच्छा। हाँ, और इधर मन्नार पुलिस स्टेशन में पहुंचता है वो गुमनाम खत। वही खत जिससे हमने बात शुरू की थी। हाँ, उसमें लिखा था, साहब, करीब 15 साल पहले हमारे इलाके में कत्ल हुआ था। जिस महिला का कत्ल हुआ उसका नाम कला था। कत्ल 4 लोगों ने मिलकर किया था। 4 लोग? हाँ। और नाम भी दिए थे खत में? हाँ, 3 नाम थे, प्रमोद, सोमन और जीनू। अनिल का नाम उसमें नहीं था शुरू में। अच्छा।
तो पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब सिचुएशन थी। 15 साल पुराना मामला, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं, मतलब पहली नजर में तो मजाक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल, लगा कि शायद कोई शरारत कर रहा है या कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। पुलिस को अक्सर ऐसे खत मिलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। तो फिर पुलिस ने इसे सीरियसली क्यों लिया? क्या वजह थी? यहाँ पर कहते हैं कि जिले के जो एसपी थे उनकी सूझबूझ काम आई। उन्होंने एक बहुत बेसिक सा लेकिन जरूरी सवाल उठाया। क्या सवाल था? उन्होंने कहा ठीक है, मान लेते हैं कला 15 साल पहले भाग गई थी, लेकिन इन 15 सालों में किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? ना कोई फोन कॉल, ना बैंक अकाउंट, ना आधार कार्ड। आज के जमाने में कोई इतने सालों तक पूरी तरह कैसे गायब रह सकता है? बिल्कुल सही पॉइंट है। 15 साल तक कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना होना, ये अपने आप में शक पैदा करता है। बस इसी शक ने जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने नए सिरे से पूछताछ शुरू की। दोबारा से उसी पुराने घर गए होंगे? हाँ, अनिल के उसी पुराने घर गए जहाँ अब उसकी दूसरी पत्नी रह रही थी। पड़ोसियों से फिर बात की, लेकिन सबने वही पुरानी कहानी दोहराई। कला तो सरोज के साथ भाग गई थी। मतलब सब एक ही रट लगाए हुए थे। ये भी कई बार शक पैदा करता है कि कहानी शायद घड़ी हुई है। बिल्कुल, पुलिस को भी यही लगा। अब उन्होंने फोकस किया खत में लिखे नामों पर, प्रमोद, सोमन और जीनू। उन तीनों को उठाया पुलिस ने? हाँ, तीनों को हिरासत में लिया गया। और जैसा होता है, शुरू में तो तीनों ने साफ मना कर दिया। उन्हें लगा 15 साल बीत गए, अब क्या सबूत मिलेगा? जाहिर है उन्हें लगा होगा कि मामला ठंडा पड़ चुका है। लेकिन पुलिस के पास वो खत था और एसपी का वो शक। थोड़ी सख्ती की गई पूछताछ में और आखिरकार प्रमोद टूट गया। मतलब उसने कबूल कर लिया। हाँ, और उसने जो बताया, उसने तो जैसे पूरी कहानी ही पलट दी। क्या बताया उसने? उसने कहा, हाँ साहब, हमने कला का कत्ल किया था, लेकिन ये हमने खुद से नहीं किया था। हमारे दोस्त अनिल ने हमसे करवाया था। क्या? अनिल ने? वो अनिल जो इतने साल बेचारा पति बना हुआ था? हाँ वही। पता चला कि असल मास्टरमाइंड वही था। ये तो बहुत चौंकाने वाला है। मतलब इतने सालों तक वो ये राज छुपाए बैठा रहा और समाज की सहानुभूति भी लेता रहा। यही तो वजह वही पुरानी थी, बेवफाई का शक और उसका बदला लेने का इरादा। अनिल ने तय कर लिया था कि कला को रास्ते से हटाना है, और उसने अपने दोस्तों को इसमें शामिल कर लिया। हाँ, प्रमोद ने उस रात का जो ब्यौरा दिया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ था उस रात? अनिल ने इन दोस्तों को बुलाया, घर पर ही रात के अंधेरे में उन्होंने कला पर हमला किया, शायद गला घोटा। उन्हें लगा कि कला मर चुकी है। हे भगवान! और फिर लाश को ठिकाने लगाने का सोचा होगा। हाँ, वही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। उन्होंने कला की लाश को कार की डिग्गी में डाला। डिग्गी में? हाँ, और उसे ठिकाने लगाने के लिए रात भर शहर में गाड़ी घुमाते रहे। कोई सही जगह नहीं मिली। शायद घबरा गए थे। अक्सर ऐसा ही होता है, पैनिक में गलतियां होती हैं। आखिरकार अनिल ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो हैवानियत की हद था। क्या फैसला? उसने कहा, लाश को वापस घर ले चलो। वापस घर? क्यों? प्रमोद ने बताया कि जब वो लाश को वापस लाए तो शायद कला पूरी तरह मरी नहीं थी। उसकी सांसें चल रही थीं, बहुत हल्की हल्की। क्या कह रहे हैं आप? वो जिंदा थी? मतलब अधमरी हालत में? हाँ, शायद। और फिर अनिल ने जो किया, उसने दोस्तों से घर के पीछे बने सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोलने को कहा। सेप्टिक टैंक? नहीं। हाँ। जैसे ढक्कन खुला, अंदर से भयानक बदबू आई, गंदगी, गैसें। फिर उन्होंने कला को उठाया और उस टैंक में धकेलने लगे। ये सुनने में भी भयानक लग रहा है, किसी को सेप्टिक टैंक में। और उसी वक्त शायद उस ठंडे पानी या झटके से कला को थोड़ा होश आ गया टैंक के अंदर। हाँ, उसने अनिल का हाथ पकड़ लिया। प्रमोद के मुताबिक वो गिड़गिड़ा रही थी, जान की भीख मांग रही थी, कह रही थी मुझे बस एक बार अपने बच्चे को देखने दो। ओह गॉड, एक माँ की आखिरी इच्छा। हाँ। और वो भी अपने पति से। लेकिन अनिल, उस पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। उसने बेरहमी से कला के चेहरे पे पैर मारा। हाँ, उसे पूरी तरह टैंक के अंदर धकेला और ऊपर से वो भारी सा ढक्कन बंद कर दिया। और फिर खामोशी नहीं। प्रमोद ने बताया कि ढक्कन बंद करने के बाद भी करीब 10 मिनट तक उस बंद सेप्टिक टैंक के अंदर से कला की चीखने की, छटपटाने की, ढक्कन पीटने की आवाजें आती रही। 10 मिनट तक? हाँ, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। ये कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये तो टॉर्चर है। किसी को इस तरह मरने देना ये इंसानियत नहीं है। बदले की आग इंसान को इतना गिरा सकती है। इस कबूलेनामे के बाद तो पुलिस के पास पुख्ता वजह थी आगे बढ़ने की। 2 जुलाई 2024 को, यानी घटना के ठीक 15 साल बाद,
पुलिस और फोरेंसिक टीम पूरे लाव लश्कर के साथ उसी घर पहुंची। जेसीबी मशीन भी बुलाई गई। सेप्टिक टैंक को खोलने के लिए? हाँ, सालों से बंद पड़े उस सेप्टिक टैंक को आखिरकार खोला गया। 15 साल बाद क्या मिला होगा उसमें से? मतलब सबूत मिलना तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे केस में। टैंक के अंदर से काफी कचरा और मलबा निकला और उसी में मिली कुछ हड्डियों के टुकड़े। हड्डियां मिली? कला की? यही लगा सबको। और साथ में एक और चीज मिली जिसने केस को मजबूती दी। कला का एक लॉकेट, जिसे शायद उसके परिवार वालों ने पहचाना भी। अच्छा, लॉकेट भी मिला। तो लगा होगा कि केस सुलझ गया, कला को इंसाफ मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यही लगा कि चलो देर से ही सही सच सामने आ गया, हत्यारे पकड़े गए, सबूत मिल गया। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, एक ट्विस्ट अभी बाकी था। बिल्कुल। जब वो हड्डियां फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गईं, तो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने एक नया ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या था रिपोर्ट में? रिपोर्ट के मुताबिक वो हड्डियां कला की नहीं थीं। क्या? कला की नहीं? तो फिर किसकी थी? यही तो पहेली। अब अगर वो हड्डियां कला की नहीं है तो किसकी हैं? क्या उसी सेप्टिक टैंक में कोई और भी राज दफन है? या ये भी हो सकता है कि 15 साल में हड्डियां इतनी खराब हो गईं कि डीएनए मैच नहीं हो पाया, या सैंपल कंटामिनेशन। कई संभावनाएं हैं। हाँ, ये जांच का विषय है, लेकिन इसने केस को एक अजीब मोड़ दे दिया है। एक राज सुलझा तो दूसरा खड़ा हो गया। और मुख्य आरोपी अनिल, वो तो इजराइल में है, उसका क्या हुआ? हाँ, वो अभी भी इजराइल में ही है। पुलिस उसे भारत वापस लाने की कोशिश कर रही है। प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये प्रक्रिया तो काफी लंबी और जटिल होती है, इसमें समय लग सकता है। बिल्कुल, ये आसान नहीं होने वाला। और वो गुमनाम खत लिखने वाला, उसका पता चला कौन था? हाँ, उसका पता चल गया। कहते हैं कि वो इलाके का ही एक शराबी किस्म का आदमी था। शराबी? हाँ, उसने नशे की हालत में प्रमोद को कहीं अपने दोस्तों के सामने इस कत्ल के बारे में शेख ही बघाड़ते हुए सुन लिया था। अच्छा, मतलब प्रमोद नशे में राज उगल बैठा। हाँ, शायद। और अगले दिन जब उस आदमी का नशा उतरा तो उसने शायद सोचा कि पुलिस को बता देना चाहिए, तो एक खत लिखकर गुमनाम तरीके से पुलिस स्टेशन भेज दिया। और उसे शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके उस एक कदम से इतना बड़ा 15 साल पुराना केस खुल जाएगा। शायद बिल्कुल नहीं। तो ये थी मन्नार के सेप्टिक टैंक हत्याकांड की अब तक की कहानी। एक गुमनाम खत, 15 साल पुराना राज, मोहब्बत, धोखा, एक बेहद क्रूर हत्या और अब हड्डियों की एक अनसुलझी पहेली। ये घटना वाकई दिखाती है कि सच को आप कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से बाहर आ ही जाता है, चाहे 15 साल लग जाएं। हाँ, जैसा स्रोत में लिखा था, टॉयलेट का फ्लश गंदगी बहा सकता है, पाप नहीं। बिल्कुल, अपराध की गंध, अपराध का बोझ, वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है और कभी ना कभी सामने आता है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे राज दबे होंगे, कितनी अनकही कहानियां होंगी। हाँ, कितनी ही कला जैसी जिंदगियां शायद आज भी किसी गुमनाम खत के इंतजार में होंगी, किसी सुराग के इंतजार में, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह न मिले, पर ये सोचने वाली बात जरूर है।